गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमल शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल कमल एकेडमिक कोच में। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो जो इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट्स पे बनाई थी, उसमें जो सेकंड पार्ट है उसको लेकर आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने उस वीडियो को ब्रेक किया था। वो क्या था? रेजिस्टिविटी पर हमने उसको ब्रेक किया था। रेजिस्टिविटी हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे और आज मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, स्क्रॉल करके स्किप नहीं मारना है, नहीं तो बहुत सारी ट्रिक्स मिस हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक्स पे। हमने छोड़ा था पुरानी वीडियो को रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी से ही हम शुरू करते हैं। तो एक बार रेजिस्टिविटी क्या होती है दोबारा से डिस्कस कर लें। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर, मैंने बताया था रो। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। उसका लिंक भी अगर होगा तो मैं इसमें यहाँ पर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको इजीली वो वीडियो मिल जाए। ठीक है। तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? रो इक्वल्स टू आर इंटू ए ओवर एल। और इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। मीटर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? ओम इंटू मीटर। ठीक है। तो ओम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। यहां तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज 1 ओम इंटू मीटर। 1 ओम मीटर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो 1 ओम मीटर के लिए रो की वैल्यू 1 कब होगी? जब हम कह सकते हैं रो का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू ए ओवर एल। तो रो इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब R 1 ओम होगा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ 1 मीटर होगी। ठीक है। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 1 ओम मीटर इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। कोई ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? 1 ओम हो, उसकी 1 मीटर लॉन्ग रॉड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेजिस्टिविटी होगी वो 1 ओम मीटर कहलाएगी। ठीक है। क्या? एक बार दोबारा से सरल लैंग्वेज में कि किसी भी सब्सटेंस की 1 मीटर लॉन्ग रॉड जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी क्या कहलाएगी? 1 ओम मीटर कहलाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का। यहां से आपको डेरिवेशन भी मिलता है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी मिलता है। तो इसको अच्छे से समझिए। यही इस टॉपिक का कह सकते हैं, इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टिपिकल है, जो कि इजी होने वाला है। ठीक है। ध्यान से देखिए। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं इन सीरीज। तो बात आती है सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं कि जब रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। एंड टू एंड मतलब जब एक का लेफ्ट दूसरे के राइट से कनेक्टेड होता है, यानी जब अपोजिट एंड्स ऑफ रेजिस्टेंसेस कंबाइन किए जाते हैं तो हम कहते हैं द रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन सीरीज। एक का लेफ्ट एक का राइट। जैसे ह्यूमन चेन बनाते हैं, एक का लेफ्ट हैंड दूसरे का राइट हैंड, तो एक चेन बन जाती है। उस चेन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। तो व्हेन द अपोजिट एंड्स ऑफ द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर, दे आर एंड टू एंड कंबाइंड, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। तो यहां से बात क्या आती है अपने एग्जाम में कि भाई सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो when the resistances are combined in series, their total resistance is equal to the sum of individual resistances. सारे रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होता है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये
R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो कि एक दूसरे से सीरीज में कंबाइन है एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। एक बैटरी जिसका की पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और जो करंट कितना प्रोड्यूस करती है I, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और अगर और भी रेजिस्टेंसेस कंबाइन है तो उन सबके सम के बराबर होगा। ठीक है, अब एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है फॉर्मूले का, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो हम सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को समझेंगे और जो कुछ भी इस डायग्राम में हमने किया है उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। कैसे? लेट थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 आर कंबाइंड इन सीरीज as per the given diagram and they are also connected in series to a source. Source की जगह हम बैटरी भी लिख सकते हैं, बैटरी whose potential difference is V and it produces a current I। ये लैंग्वेज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डेरिवेशन में दोनों में कॉमन रहने वाली है। ठीक है, देन दो लाइन अपने को रटनी पड़ेगी, सिर्फ दो लाइन अपने को रटनी पड़ेगी और पूरा डेरिवेशन अपने आप हमारे सामने सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्या लाइन होगी वो? We know that in series current remains same। करंट कैसा रहता है? सेम रहता है। जब मैं बोलता हूं करंट remains same, इसका मतलब क्या है कि जितना करंट बैटरी प्रोड्यूस करती है that is I, उतना ही R1 को मिलेगा, उतना ही R2 को मिलेगा, उतना ही R3 को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू, अगर और जुड़े हुए हैं तो एंड सो ऑन। ठीक है, पहली बात इन सीरीज करंट रिमेन सेम। दूसरी बात क्या होगी? वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। क्या? वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, यानी कि जब मैं कह रहा हूं वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड मतलब बैटरी कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करती है? V, वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा और तीनों का सम किसके बराबर होगा? V के, यानी कि V इक्वल्स टू V1 V2 प्लस V3 और अगर और रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो एंड सो ऑन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखिए अब बड़ा इजी हो गया, अब सारा अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था V इज इक्वल टू IR। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से V1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? V1 इक्वल टू I1 R1, लेकिन I1 किसके बराबर है? I के, तो हम क्या लिख सकते हैं? IR1। V2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? IR2। V3 बराबर किसके हो जाएगा? IR3। बट अभी हमने क्या पढ़ा? इन सीरीज V किसके बराबर है? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 2 3 4 से इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 V की वैल्यू क्या थी? IR, V1 की IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस एंड सो ऑन। दोनों तरफ से हम I कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बच गया? R, और यहां से I कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। दोनों तरफ I से I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो। तो ये आपका फॉर्मूला वेरीफाइड होगा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में 3 नंबर में आता है। एक ही फॉर्मूला पूछा जाता है, या तो सीरीज का या पैरेलल का। 3 नंबर में आता है, 3 नंबर आपके यहां से पक्के हो गए। ठीक है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल के लिए वीडियो हम अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो भाई पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल होता क्या है? आप देख सकते हैं इसको, और इसको पॉज करके इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रब करते हैं।
यहां से आगे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल का पहले डायग्राम समझ लेंगे हम। पैरेलल का मतलब क्या होता है, हम कहेंगे कि भाई when the resistances are combined in such a way that their similar ends are connected to one another। सिमिलर वहां पर कैसे थे, अपोजिट, लेफ्ट टू राइट, लेकिन यहां पर क्या होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, देन द रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कंबाइंड इन पैरेलल। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हमारे हाउस होल्ड सर्किट में सारे रेजिस्टेंसेस, सारी अप्लायंसेस कैसे कंबाइन होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो पैरेलल का डायग्राम भी बनाएंगे और उसका फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल का पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, लेट देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस, लैंग्वेज विल बी द सेम, R1, R2 एंड R3। आप देख सकते हैं तीनों के सिमिलर एंड्स हैं, इनको कनेक्ट कर दिया। देख सकते हैं लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट सब कंबाइन हो गए। दे आर कनेक्टेड टू अ मीटर एंड देन दे आर कनेक्टेड टू अ सोर्स, यानी कि बैटरी। और बैटरी की क्या खासियत, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगी, I। रेजिस्टेंसेस क्या है, R1, R2, R3। ठीक है, और यहां पर हम एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। ठीक है, सारे करंट की डायरेक्शन बना देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डायग्राम कंप्लीट। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन पैरेलल, the total resistance in circuit in parallel, the reciprocal of the total resistance। क्या वहां पर हमने बोला था total resistance, यहां पर क्या बोलेंगे, reciprocal of total resistance, that is 1/R equals to the sum of the reciprocals of the individual resistances, that is इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3। तो हम कहेंगे 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और अगर और भी जुड़े हुए हैं तो एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन एग्जाम में आता है, जल्दी से इस डेरिवेशन को समझ लेते हैं, विद इन 2 मिनट्स आप सभी को लर्न हो जाएगा। क्या, दो लाइन रटनी है, जो लाइन पहले बताई थी वही, लेकिन अपोजिट वे में। क्या थी लाइन, कि वी नो दैट इन पैरेलल, वहां पर था इन सीरीज, यहां पर क्या है, इन पैरेलल। क्या सेम रहता है, वहां पर करंट सेम था, यहां पर वोल्टेज सेम रहेंगे। तो हम कहेंगे वोल्टेज रिमेन्स सेम, दैट इज V इक्वल्स टू V1। जितना वोल्टेज ये प्रोड्यूस करेगा उतना सब में इक्वल इक्वल मिलेगा, यानी V इक्वल्स टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, और अगर और भी जुड़े हो तो एंड सो ऑन। एंड करंट गेट्स डिवाइडेड, वहां पर करंट सेम रहता है, यहां पर करंट डिवाइड हो जाता है, तो करंट गेट्स डिवाइडेड, दैट इज टोटल करंट कितना प्रोड्यूस कर रही है बैटरी, I। तो I क्या होगा, सब में डिवाइड हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, वहां पर हमने V की बात की थी, यहां हम I की बात करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, या कह सकते हैं हम I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से, V/R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1/R1, लेकिन V1 किसके बराबर है, V के, तो हम क्या लिख सकते हैं, V/R1।
I2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2। I3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R3। बिल्कुल सिमिलर वे में आगे बढ़ रहा है। अब कह सकते हैं बट इन पैरेलल, अभी ऊपर क्या पढ़ा आपने, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या थी, V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। और दोनों साइड से क्या कॉमन ले ले, V, क्या बच गया, 1 अपॉन R गिव्स V, यहाँ पे भी कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। और दोनों साइड से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। और ये आपका फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतना टिपिकल फॉर्मूला जो था वो आपको विद इन सेकेंड्स आपने लर्न कर लिया। केवल आपको 2 पॉइंट याद करने पड़े, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड करंट गेट्स डिवाइडेड। और सीरीज में क्या याद किया, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। पूरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं 3 नंबर में आता है और इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप एक बार देख सकते हैं। मैं इसको आगे रब कर देता हूं जिससे कि हम लोग अगले टॉपिक पे स्विच कर सकें। चलिए मैं इसको हटा देता हूं जिससे आप आगे के टॉपिक्स जल्दी से पढ़ सकें। अगला टॉपिक जो इस चैप्टर से आता है वो होता है पावर ऑफ अप्लायंस। पावर ऑफ अप्लायंस समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। कभी भी हम अगर बिजली की दुकान पर गए हों सामान खरीदने के लिए, तो हम अगर मान लीजिए हम एक बल्ब खरीदने गए तो हम जाकर उससे कहते हैं भाई 100 वाट का बल्ब दे दीजिए, है ना। तो 100 वाट क्या है, बेसिकली हम कहते हैं उसकी पावर। जैसे हम पूछते हैं किसी से भाई तुम्हारा जो वाटर पंप है वो उसकी क्या पावर है, तो हम कहते हैं इतने हॉर्स पावर का है या इतने किलोवाट का है। ठीक है, तो जब हम ये सब बातें करते हैं बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ अप्लायंस। ठीक है, पावर आपने 9th क्लास में पढ़ा है। पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू W अपॉन T, ये आपने पढ़ा है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब किसी क्वांटिटी में हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम क्या डेफिनेशन क्या बनाते हैं, द रेट ऑफ। तो इसका क्या हो गया, द रेट ऑफ वर्क डन। और क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय एन अप्लायंस इज कॉल्ड इट्स पावर। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय एन अप्लायंस। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपको पता है वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं E अपॉन टी, बिकॉज वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम और करके यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं W अपॉन टी और E अपॉन टी। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो व्हाट इज पावर, द पावर ऑफ अप्लायंस can be defined as the electricity consumed, the rate of electrical energy consumed by an appliance, या फिर the rate of electrical work done by an appliance। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, हमें पता है एनर्जी की या वर्क की यूनिट होती है जूल, और इसकी सेकंड, तो जूल पर सेकंड, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, वॉट। ठीक है, समझ में आया, हाँ, जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं। जैसे एक बात और बेसिक कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि जब हम एक 100 वाट का बल्ब एक दुकानदार से मांगते हैं उसका मतलब क्या है। 100 वाट का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 सेकंड तक रन की जाए, कितने सेकंड तक, 1 सेकंड, तो कितने जूल एनर्जी खर्च करेगी, 100 जूल। ठीक है, अगर कोई अप्लायंस 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खर्च कर रही है तो हम कहेंगे इसकी जो पावर है वो कितनी है, 100 वॉट है, 100 जूल पर सेकंड और 100 वॉट। जैसे एक ट्यूबलाइट की पावर होती है 40 वॉट, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40 जूल पर सेकंड। एक पंखा 250 वॉट मतलब 250 जूल्स पर सेकंड कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो
वॉट आपको समझ में आ गया आई थिंक। इसकी और भी यूनिट्स हैं पावर की, जिनमें कि आप हॉर्स पावर आपने सुना है, 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉट्स, तो आपको पता है 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इसकी और हायर यूनिट भी होती है जैसे किलोवाट, तो किलोवाट क्या हो गई, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, ठीक है। अगला पॉइंट आता है 1 वॉट की डेफिनेशन। तो 1 वॉट की डेफिनेशन कब बनेगी, P इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 सेकेंड। तो हम कहेंगे इफ एन अप्लायंस कंज्यूम 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है तो उसकी पावर 1 वॉट कहलाएगी, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मैंने भी आपको बताया, इसी फॉर्मूले से देख सकते हैं। E क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो यहां से अगर हम E निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू P इंटू टी। इसको हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू P इंटू टी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ अप्लायंस टू द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड गिव्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंस, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है कि अगर किसी भी अप्लायंस की पावर को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर लो जितने टाइम उसको यूज किया जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या देगा, इट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट मैंने भी बताया वॉट, या फिर इसको हम कह सकते हैं जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, टाइम की यूनिट, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या बच गया, जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की यूनिट क्या होती है, जूल। लेकिन इसकी हायर यूनिट्स भी होती है, जैसे हमारा हाउस होल्ड बिल आता है तो वो जूल में तो नहीं आता, वो किस में आता है, वो आता है किलोवाट आवर में। किसमें आता है, किलोवाट आवर। अगर आपने किलोवाट आवर नहीं सुना है तो मुझे पक्का यकीन है आपने यूनिट जरूर सुना होगा कि कितने यूनिट एनर्जी का बिल आया, ठीक है। तो यूनिट क्या है, यूनिट 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, E इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर कब होगा, जब किसी 1 किलोवाट की अप्लायंस को कितनी देर तक यूज करेंगे, 1 घंटे तक। तो इफ एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट पावर इज यूटिलाइज्ड फॉर 1 आवर, अगर 1 किलोवाट की अप्लायंस को 1 घंटे तक यूज किया जाता है तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, 1 किलोवाट आवर के बराबर होगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन हाउस होल्ड। हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक ट्रिक याद कराता हूं। पीएचडी की डिग्री 1000 रुपए में, क्या, पीएचडी की डिग्री 1000 रुपए में। देखो कैसे, हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन हाउस होल्ड E इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया, पीएचडी की डिग्री 1000 रुपए में, पीएचडी अपॉन 1000, वेयर E इक्वल्स टू क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, P क्या है, पावर ऑफ अप्लायंस इन वॉट, पावर इन वॉट। पावर को वॉट में लेना है, किलोवाट में नहीं लेना, ठीक है। H क्या है, नंबर ऑफ आवर्स एन अप्लायंस इज बीइंग यूज्ड, जितने घंटे अप्लायंस इज यूज्ड, जितने घंटे किसी अप्लायंस को यूज किया जाए, ठीक है। D क्या है, नंबर ऑफ डेज। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं अगर एक 100 वाट का बल्ब हम दिन में 8 घंटे जलाते हैं तो जून के महीने का बिल कितना आएगा, कितना, जून के महीने का। तो अपने को पता है जून में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो पावर कितनी हो गई, 100 वाट। कितने आवर्स, 8 आवर्स पर डे जलाया हमने, कितने डेज तक, 30 डेज तक जलाया, अपॉन 1000। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई पूरे महीने में, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, क्या आ गया, 24 क्या आया, किलोवाट आवर, ठीक है। इतने यूनिट बिजली खर्च हुई, 24 यूनिट। और मान लीजिए 1 यूनिट का खर्चा अगर 7 रुपीज है
तो हम बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस। तो इस तरीके से हम अपने घर का बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं हमारा मीटर तेज तो नहीं भाग रहा, ठीक है। चलिए ऐसी ट्रिक्स में आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, याद करेंगे। पीएचडी की डिग्री 1000 रुपए में, न्यूमेरिकल आएगा इससे, एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल मिल जाता है, ठीक है। यहां से आगे जो अगला पॉइंट है हमारा वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज की जाती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। क्या? व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज यूज्ड फॉर सम टाइम इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हीट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हम क्या करते हैं, प्रेस यूज करते हैं, वो किसके इफेक्ट पे होती है? हीटिंग इफेक्ट के कारण। आजकल इलेक्ट्रिक ओवन का यूज हो रहा है, वाटर हीटर्स का यूज होता है, ये सब क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आजकल तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आ गए जिनमें खाना भी बनाया जाता है, रोटी मेकर आता है, तो वो सब किसके बेस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। तो अप्लायंसेज भी कई बार पूछ ली जाती हैं, याद रखेंगे। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट या जूल्स इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस इफेक्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस जूल, उन्होंने डिस्कवर किया था, जोसेफ प्राउस जूल, और उन्हीं के नाम पर इसको जूल्स इफेक्ट भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जब किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम यूज करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है H that is directly proportional to the square of current passing through the appliance। जितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर स्क्वायर ऑफ करंट इंक्रीज होगा तो हीट भी इंक्रीज होगी, करंट कम इंक्रीज होगा तो हीट भी कम इंक्रीज होगी, ठीक है। हाँ, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट H is directly proportional to the resistance of the conductor। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एंड H is also proportional to the time for which the current is passed through the conductor। जितने टाइम तक पास करेगा, अगर थोड़े समय के लिए पास करेगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, अगर ज्यादा समय के लिए पास करेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तीनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 H is equal to I square, H is proportional to I square RT। जब कभी भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम H is equal to I square RT यूज करेंगे, ठीक है। H is equal to I square RT, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहां से ये आता है हीटिंग इफेक्ट, इसके साथ साथ आपका न्यूमेरिकल आता है, और कई बार आपसे अप्लायंस दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहां से आगे हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि स्प्लिटिंग ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू इट्स आयंस अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्या? कि जब कभी भी किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सॉल्ट सॉल्यूशन इट स्प्लिट्स इनटू इट्स आयंस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन याद कर लें। बाकी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारे कोर्स में है, तो इसके दो मेन एप्लीकेशन है, पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको समझा दूं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या कि किसी एक मेटल की सरफेस को किसी दूसरे मेटल की सरफेस से जब हम कवर कर देते हैं तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। भाई क्या जरूरत हो गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की? तो आप जानते हैं जैसे बाइक होती है, बाइक के पहिए होते हैं, उन पे निकल की पॉलिश कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? जिससे उनमें रस्टिंग ना हो। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेन कारण क्या होता है? उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए
मुझे आयरन के एक आर्टिकल के ऊपर कॉपर की पॉलिश करनी है, आयरन के आर्टिकल के ऊपर कॉपर की पॉलिश। तो जिस आर्टिकल पर पॉलिश करनी है उसका हम क्या बनाते हैं, उसका हम बना देते हैं कैथोड, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। तो मुझे किस पे करनी है, मान लीजिए आयरन की एक रॉड है, इस पर मुझे पॉलिशिंग करनी है। तो आयरन का मैंने क्या बना दिया, आयरन का कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल बनाया। और जिस मेटल की पॉलिश करनी है, सपोज कीजिए मुझे कॉपर की पॉलिश करनी थी, तो कॉपर की मैंने क्या बना दिया, कॉपर की एक रॉड ली और उसका कैथोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया। ठीक है, कैसे बनाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दीजिए। और इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बैटरी के ही नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, जिस मेटल की पॉलिश करनी है, जैसे मुझे कॉपर की पॉलिश करनी है, तो कॉपर का ही कोई सॉल्यूशन हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन को, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें, तो यहां से कॉपर के आयंस निकलकर कहां आते हैं, सॉल्यूशंस में, जो कि कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कहां की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। तो ये आयंस जो होते हैं इस मेटल की सरफेस पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये मेटल जो है वो पॉलिश हो जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। क्यों की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टू मेक एन आर्टिकल अट्रैक्टिव एंड टू अवॉइड रस्टिंग, जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी बताए थे, जैसे गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, वहां पर बताए थे। गैल्वेनाइजेशन मतलब पॉलिशिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन। एनोडाइजिंग क्या बताया था, एनोडाइजिंग मींस पॉलिशिंग ऑफ आयरन सरफेस एंड आयरन सरफेस विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होती है, एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल होती है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन इसका होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल भी लगभग इसी टाइप के डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, चलिए मैं अलग ही बना देता हूं, आपको सिमिलैरिटी पता चल जाएगी और डिफरेंस भी पता चल जाएगा। मान लीजिए मुझे कॉपर को प्योर करना है, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इम्प्योर कॉपर की मोटी रॉड, जिस भी मेटल को प्योर करना है उसकी एक मोटी रॉड को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बना देते हैं, थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर। क्योंकि मैं कॉपर का लिया इसलिए कॉपर, इसका क्या बना दिया, पॉजिटिव टर्मिनल। और प्योर मेटलिक स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, थिन कॉपर स्ट्रिप, जिस मेटल को प्योर करना होता है उसकी प्योर मेटल की एक पतली स्ट्रिप लेते हैं और उसका क्या बना देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। वही पुरानी तरह पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और जिस मेटल का प्योरिफिकेशन हो रहा है उसी का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हम सॉल्ट सॉल्यूशन क्या ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कॉपर के आयंस निकलकर पहले कहां आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं और बाद में कहां अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, पतली स्ट्रिप पर। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब इस पे मेटल आनी शुरू हो जाएगी तो इसका मास धीरे 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 इसका मास बढ़ने लगेगा और इसका मास धीरे धीरे कम होने लगेगा। फाइनली क्या होगा, सारी मेटल यहां से निकलकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और जो इंप्योरिटीज हैं वो यहाँ पर एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, और इन इंप्योरिटीज को क्या नाम देते हैं हम, इनको नाम देते हैं एनोड मड। ठीक है, तो कई बार एक नंबर में एनोड मड भी पूछ लिया जाता है। एनोड मड यहां से आप समझ सकते हैं कि इंप्योरिटीज दैट रिमेन बिलो एनोड एट द टाइम ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इज नोन एज एनोड मड। ठीक है, तो यहां पर हमने पूरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, इट्स हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट,
इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लिया है। एक अलग वीडियो के साथ में न्यूमेरिकल और उनकी ट्रिक्स लेकर आपके सामने जल्दी आऊंगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हाँ, वीडियो प्लीज पूरी देखिए, अगर वीडियोस पूरी नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एंड में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको ऐसे ही बताता रहूंगा। फिजिक्स बड़ा इजी होगा आप सभी के लिए। फिजिक्स क्या, पूरा 10th साइंस में मेरी गारंटी है, आप सभी लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। बस मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए। क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ लेकर जल्दी से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए और बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पर। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड डे।